नमस्कार। कृषि विज्ञान की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी लोगों का इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम मिट्टी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम SOM कहते हैं, और उससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन चक्र। जी नमस्कार। ये दोनों ही विषय परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे कि अरुण कात्यान की किताब फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 के आधार पर इन्हें आसानी से समझें। हाँ, क्योंकि ये रटने वाले टॉपिक नहीं है, समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ या SOM आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये मिट्टी में मौजूद हर वो चीज है जो कभी जीवित थी या जीवित चीजों से बनी है, जैसे पौधों की पत्तियां, जड़ें, जानवरों के अवशेष और हाँ, मिट्टी में रहने वाले अरबों खरबों सूक्ष्म जीवों और उनके उत्पाद। इन सब का एक जटिल मिश्रण है ये। अच्छा, मतलब सिर्फ सड़ी गली पत्तियां नहीं, इसमें सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं। बिल्कुल। जीवित और मृत सूक्ष्मजीव, उनका बायोमास और उनके द्वारा बनाए गए नए यौगिक, सब कुछ SOM का हिस्सा है। इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो गैर ह्यूमिक पदार्थ और दूसरा ह्यूमस पदार्थ। ओके, तो ये गैर ह्यूमिक पदार्थ क्या है? ये वो जाने पहचाने नाम हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वैक्स, लिग्निन वगैरह। ये पौधों और सूक्ष्म जीवों से सीधे आते हैं और मिट्टी के दूसरे सूक्ष्म जीव इन्हें जल्दी तोड़ भी देते हैं। मतलब ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। SOM का लगभग 20-30% हिस्सा ही ये होते हैं। तो फिर असली कहानी ह्यूमस में है। किताब में भी लिखा है कि SOM का बड़ा हिस्सा करीब 80% तक ह्यूमस हो सकता है। ये क्या चीज है? हाँ, ह्यूमस ही असली खिलाड़ी है। ये गहरे भूरे या काले रंग का बहुत ही जटिल और सबसे जरूरी बात, सड़ने गलने के प्रति काफी प्रतिरोधी रेजिस्टेंट पदार्थ है। इसका कोई एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, कोई फॉर्मूला नहीं? जी नहीं, ये कई तरह के बड़े अणुओं का मिश्रण है। अक्सर इसे लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब लिग्निन और प्रोटीन से मिलकर बना कुछ जटिल सा। और ये बनता बिगड़ता रहता है, एक डायनामिक स्टेट में रहता है। इसमें कार्बन करीब 50%, नाइट्रोजन 5% और फास्फोरस लगभग 0.5% होता है। किताब में एक आंकड़ा दिया है, जुताई वाली परत फरोस्लाइस के वजन का करीब 20 लाख किलो प्रति हेक्टेयर, और उसमें कुल नाइट्रोजन का सिर्फ 0.03 से 0.05% ही उपलब्ध होता है। ये तो बहुत ही कम लगता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर ह्यूमस की अहमियत समझ आती है। परीक्षा के लिए इसके गुण याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, ये कोलॉइडल है। कोलॉइडल मतलब इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, और इनकी सतह बहुत बड़ी होती है, सरफेस एरिया जिसे कहते हैं। मिट्टी की जो क्ले होती है ना, उससे भी ज्यादा। ओह, और इस बड़ी सतह का क्या फायदा? इस बड़ी सतह पर होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। ये आता है कार्बोक्सिल COOH और फेनोलिक OH ग्रुप्स की वजह से। ये मिट्टी के pH पर निर्भर करता है। pH बढ़ने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब धनायन विनिमय क्षमता यानी CEC वो ज्यादा होगी? बिल्कुल सही। इसकी CEC बहुत ज्यादा होती है, 150 से 300 मिलीमोल 100 ग्राम तक, जो क्ले से कहीं ज्यादा है। यही इसे मिट्टी का पोषक तत्व बैंक बनाता है। पोषक तत्व बैंक कैसे? ये अपने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज वाले पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम को पकड़कर रखता है। उन्हें पानी में बहकर जाने लीचिंग से बचाता है और धीरे धीरे पौधों को देता रहता है। समझ गया। और पानी रोकने की क्षमता? वो भी लाजवाब है। अपने वजन से 4-5 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है, क्ले से भी ज्यादा। सूखे में ये बहुत काम आता है। और हाँ, ये मिट्टी को चिपचिपा नहीं बनाता, बल्कि कणों को जोड़कर दानेदार बनाता है, जिसे एग्रीगेशन कहते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है, हवा और पानी का आना जाना अच्छा रहता है। भारतीय मिट्टी में इसका CN अनुपात 10.1 के आसपास बताया गया है। हाँ, औसतन 10.1। ये फॉस्फेट आयनों को भी सोख सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारे गुण मिट्टी की उर्वरता और पौधों की बढ़त के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सब पॉइंट्स परीक्षा के लिए नोट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुई ह्यूमस की तारीफ, पर ये हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता होगा, टूटता भी होगा। आपने कहा था कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मिट्टी में SOM कम होता है, क्यों? हाँ, ये लगातार बनता और टूटता है, और टूटने की रफ्तार कई बातों पर निर्भर करती है।
पहली है नमी। सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए सही नमी चाहिए, न ज्यादा सूखा न ज्यादा गीला। पानी भर जाए तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो एरोबिक सूक्ष्म जीव काम नहीं कर पाते। और तापमान? तापमान बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑप्टिमम तापमान 24-35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। भारत के मैदानी इलाकों में जहां तापमान ज्यादा रहता है, वहां सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से एसओएम को तोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ एसओएम कम जमा हो पाता है, जबकि ठंडे पहाड़ी इलाकों में ये ज्यादा मिलता है। हवा का आना जाना, मतलब एरेशन? वो भी जरूरी है, खासकर भारी चिकनी मिट्टी में। ज्यादातर विघटन करने वाले सूक्ष्मजीव एरोबिक होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हवा नहीं मिलेगी तो विघटन धीमा हो जाएगा। मिट्टी का पीएच भी असर डालता है, ज्यादातर न्यूट्रल पीएच पसंद करते हैं। लेकिन किताब कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है CN अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। ये इतना खास क्यों है? CN अनुपात, हाँ, ये वाकई में विघटन और नाइट्रोजन की उपलब्धता की चाबी है। देखिए, सूक्ष्म जीवों को भी ऊर्जा के लिए कार्बन चाहिए और अपने शरीर के प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए नाइट्रोजन। उनके शरीर का CN अनुपात लगभग 4.1 से 9.1 के बीच होता है। ठीक है। तो अगर हम मिट्टी में कोई ऐसी चीज मिलाएं जिसका CN अनुपात बहुत ज्यादा हो, जैसे गेहूं का भूसा, मान लीजिए 80.1, तो सूक्ष्म जीवों को कार्बन तो खूब मिलेगा, पर नाइट्रोजन बहुत कम। अब उन्हें अपना शरीर बनाने के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो मिट्टी में जो पहले से उपलब्ध नाइट्रोजन है ना, अमोनियम नाइट्रेट, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ओ, मतलब पौधों के हिस्से की नाइट्रोजन सूक्ष्म जीव ले लेंगे? एग्जैक्टली। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन। पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, भले ही हमने कार्बनिक पदार्थ डाला हो। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और अगर कम CN अनुपात वाला पदार्थ डालें, जैसे कोई खली या गोबर की खाद? हाँ, जैसे मूंगफली की खली का CN 7.1 है या गोबर की खाद का 20-30.1। इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त होती है, तो सूक्ष्मजीव अपना काम करेंगे और जो फालतू नाइट्रोजन बचेगी उसे वो खनिज रूप में, जैसे अमोनियम, मिट्टी में छोड़ देंगे। इसे कहते हैं खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। ये नाइट्रोजन फिर पौधों को मिल जाती है। तो क्या कोई बैलेंस पॉइंट है? हाँ, माना जाता है कि 20.1 से 30.1 के CN अनुपात पर ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग बराबर होती हैं। सामान्य मिट्टी का अनुपात 8.1 से 15.1 होता है, तो उसमें मिनरलाइजेशन ज्यादा होता है। गहरी मिट्टी का अनुपात ज्यादा 20-30.1 हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कब नाइट्रोजन मिलेगी और कब बंध जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ मात्रा और पीट मिट्टी का जिक्र है किताब में। हाँ, ये वो मिट्टियां हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, 20% से भी ज्यादा। ये खास परिस्थितियों में बनती है जहां बहुत ज्यादा नमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तापमान कम हो, जैसे दलदली इलाकों में। पीट में पौधे के हिस्से पहचाने जा सकते हैं, मतलब विघटन अधूरा है। मक में ज्यादा विघटन हो चुका होता है। चलिए अब थोड़ा और नाइट्रोजन पर फोकस करते हैं। SOM तो इसका भंडार है ही। हमने मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन की बात की, जो CN अनुपात पर निर्भर है। जो CN 20 तो मिनरलाइजेशन यानी कार्बनिक नाइट्रोजन से अमोनियम और नाइट्रेट बनेगा, जो पौधों को मिलेगा। CN 30 तो इमोबिलाइजेशन यानी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन ले लेंगे। 20-30 बीच का रास्ता है। बार्थोलोम्यू और करखम जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम किया है। क्या ये CN वाली बात सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है? नहीं, सिद्धांत दूसरों पर भी लागू होता है। जैसे किताब बताती है कि CP अनुपात 201 या 301 से ज्यादा हो तो फास्फोरस का इमोबिलाइजेशन हो सकता है। ऐसे ही CS अनुपात 201 से ज्यादा हो तो सल्फर का। पर नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए CN पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कार्बनिक नाइट्रोजन पौधों के काम आने वाले रूप में बदलता कैसे है? 3 चरण बताए गए हैं: अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। हाँ, पहला है अमीनीकरण, एमिनाइजेशन। इसमें मिट्टी के हेटेरोट्रॉफिक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस बड़े-बड़े प्रोटीन जैसे अणुओं को उनके छोटे हिस्सों अमीनो एसिड, एमाइन, यूरिया वगैरह में तोड़ते हैं। ओके, फिर अमोनिफिकेशन? जी, इसमें वही सूक्ष्म जीव इन अमीनो एसिड वगैरह को और तोड़कर अमोनिया NH3 या अमोनियम आयन NH4+ बनाते हैं।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी निकलती है। और ये जो अमोनियम NH4+ बना, इसका क्या होता है? इसके कई रास्ते हैं। ये अगले चरण नाइट्रीकरण में जा सकता है। सूक्ष्म जीव इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इमोबिलाइजेशन। कुछ क्ले मिट्टी इसे अपनी परतों में फंसा सकती हैं, फिक्सेशन। या फिर खासकर क्षारीय मिट्टी में ये अमोनिया गैस बनकर उड़ सकता है, वॉलेटिलाइजेशन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण। हाँ, नाइट्रीकरण ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अमोनियम NH4+ को पहले नाइट्राइट NO2- और फिर नाइट्रेट NO3- में बदला जाता है। ये ऑक्सीडेशन है, तो इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। मतलब ये एरोबिक कंडीशन में होता है। कौन करता है ये काम? ये खास बैक्टीरिया करते हैं, 2 चरणों में। पहला चरण NH4+ से NO2- बनाना, ये मुख्य रूप से नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया करते हैं। ये ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ हैं। ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ। से NO3- बनाना, ये नाइट्रोबैक्टर करते हैं। ये भी वैसे ही ऑटोट्रॉफ हैं। इन बैक्टीरिया को काम करने के लिए क्या चाहिए? इन्हें अच्छा तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस, सही pH 6.5 to 7.5, अम्लीयता बढ़ने पर काम धीमा, अच्छी हवा, ऑक्सीजन, नमी और बेशक अमोनियम चाहिए। इसका महत्व क्या है? नाइट्रेट NO3 क्यों जरूरी है? पौधे नाइट्रेट को बहुत पसंद करते हैं, आसानी से सोख लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, नाइट्रेट पर नेगेटिव चार्ज होता है और मिट्टी पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो मिट्टी इसे पकड़ नहीं पाती, पानी के साथ ये आसानी से नीचे बह जाता है, लीचिंग। ये नाइट्रोजन लॉस का बड़ा कारण है। और हाँ, नाइट्रीकरण से मिट्टी थोड़ी अम्लीय भी होती है क्योंकि H+ आयन निकलते हैं। तो ये तो मुश्किल है। जो रूप पौधे पसंद करते हैं वो रुकता नहीं। अगर नाइट्रोजन इस्तेमाल ना हो तो ये जाती कहाँ है? नुकसान कैसे होता है? लीचिंग तो एक हो गया। हाँ, लीचिंग एक बड़ा तरीका है। दूसरा है सतही अपवाह, यानी बारिश के पानी के साथ बह जाना। फिर है गैसीय नुकसान। इसमें एक है वॉलेटाइलाइजेशन। अमोनिया का उड़ना। जी, खासकर क्षारीय मिट्टी में ज्यादा तापमान पर और जब यूरिया जैसे उर्वरक सतह पर डाले जाएं, 60% तक नाइट्रोजन ऐसे उड़ सकती है। इसीलिए उर्वरक को मिट्टी में मिलाना जरूरी है। इससे नुकसान 25% तक कम हो सकता है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है परीक्षा के लिए। और दूसरा गैसीय नुकसान, विनाइट्रीकरण। हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी जैविक प्रक्रिया है, पर नाइट्रीकरण के उलट। इसमें नाइट्रेट NO3- वापस गैसों N2O, NO और आखिर में N2 में बदल जाता है और हवा में चला जाता है। ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो, यानी एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन की कमी मिट्टी में कब होती है? जब खेत में पानी भर जाए, वाटर लॉगिंग, पानी हवा को बाहर निकाल देता है, तब कुछ बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास, बैसिलस, जो ऑक्सीजन न मिलने पर नाइट्रेट को इस्तेमाल करने लगते हैं सांस लेने के लिए। कार्बनिक पदार्थ की मौजूदगी में ये और तेज होता है। तो इन नुकसानों को जानना क्यों जरूरी है? उर्वरक प्रबंधन के लिए। अगर खेत में पानी भरता है तो नाइट्रेट उर्वरक देना बेकार है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। वहां अमोनियम उर्वरक या यूरिया सही तरीके से देना होगा। क्षारीय मिट्टी में यूरिया सतह पर न फेंकें। गन्ने की पेड़ी का उदाहरण दिया है किताब में, उसके अवशेषों के साथ पानी भरने पर डीनाइट्रिफिकेशन तेज हो सकता है। आखिर में खादों की बात कर लेते हैं। ये भी तो SOM का स्रोत है। बिल्कुल। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, ये स्थूल कार्बनिक खादें हैं। इनमें पोषक तत्व कम होते हैं, पर ये SOM बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। इनके फायदे वही हैं जो SOM के हैं: पोषक तत्व देना, मिट्टी की संरचना सुधारना, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाना, पानी रोकना, pH को बफर करना, नुकसान रोकना। और सांद्रित खादें भी होती हैं। हाँ, जैसे खली, हड्डी का चूरा वगैरह, इनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने SOM, खासकर ह्यूमस के गुण, CN अनुपात का खेल, मिनरलाइजेशन वर्सेस इमोबिलाइजेशन, नाइट्रोजन चक्र के चरण, अमीनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टीरिया याद रखें, और नाइट्रोजन के नुकसान के तरीके, लीचिंग, वोलेटाइलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन समझे। ये सब परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। जी हाँ, और एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
सोचिए, बदलती जलवायु, बढ़ता तापमान, बारिश का बदलता मिजाज, ये सब भारत की अलग अलग कृषि भूमियों में एसओएम के बनने, टूटने और नाइट्रोजन चक्र को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आगे काफी ध्यान देना होगा।